My most sincere greetings to one and all. Today's topic is parts of speech. तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि what are parts of speech in English grammar, कि English grammar में parts of speech क्या हैं और ये पढ़ने ज़रूरी क्यों हैं. Why do we need to study them? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ parts of speech क्या हैं और इसमें भी speech यहाँ पर क्या है. तो वैसे तो आप सब जानते ही हैं कि स्पीच का मतलब होता है द एबिलिटी टू टॉक और द एक्टिविटी ऑफ टॉकिंग, यानी बोलना, बोलकर बातचीत करना. तो हम क्या बोलते हैं, या इस समय जैसे मान लीजिए जो मैं बोल रही हूँ वो क्या है. जी हाँ, वो हैं सेंटेंसेस. और सेंटेंस क्या है ये तो आपको पता ही है. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस. तो वाक्य जब कुछ वर्ड्स को प्रॉपर वे में, मीनिंगफुल वे में अरेंज कर दिया जाता है तो बनते हैं हमारे सेंटेंसेस. और यही सेंटेंसेस हम यूज़ करते हैं फॉर आवर स्पीच. तो बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच में स्पीच का मतलब क्या हुआ, स्पीच का मतलब यहाँ पर हुआ सेंटेंसेस. अब आते हैं सेंटेंसेस के पार्ट्स पर. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेंटेंस में एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसे इकट्ठा रखा जाता है और उसका कुछ मीनिंग निकलता है, एक कंप्लीट सेंस निकलती है. तो बेसिकली सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो बना है वर्ड्स से. देखिए इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर रही हूँ समझाना, क्योंकि मुझे कई बार स्टूडेंट्स ने कहा है कि मैम हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आप उसे क्लियर करने के लिए, उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वीडियोस बनाइए. तो ये जो वीडियो है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, दरअसल ये इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि आगे जो भी हम इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स पढ़ेंगे वो सभी के सभी इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही रिलेटेड हैं. ओके, तो इसलिए मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहले स्पीच को क्लियर किया, दैट इज सेंटेंस. अब मैं सेंटेंस को क्लियर कर रही हूँ कि जो बेसिकली सेंटेंस है उसका जो स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है वर्ड से. और अब ये जो वर्ड्स हैं सेंटेंस में, इनका कुछ ना कुछ काम होता है और उसी के हिसाब से इनका नाम होता है जिसे हम बोलेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच. यानी एवरी वर्ड इन अ सेंटेंस इज गिवन अ नेम अकॉर्डिंग टू इट्स जॉब. यानी इंग्लिश ग्रामर में वाक्य में हर एक शब्द का, हर एक वर्ड का एक नाम असाइंड है और उसे हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. और इन्हें पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही हमें बताते हैं कि वो जो अलग अलग वर्ड्स हैं एक सेंटेंस में, हाउ आर दे रिलेटेड टू ईच अदर. देखिए स्क्रीन पर, पार्ट्स ऑफ स्पीच आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे टेल अस हाउ द वर्ड्स रिलेट टू ईच अदर इन अ सेंटेंस. अब ये जो है आप इसे आप इस तरीके से भी देख सकते हो. देखिए कि जो वर्ड्स हैं ओके, उन्हें कैसे रिलेट किया, उन्हें किस तरह से हमने एक प्रॉपर सीक्वेंस में, प्रॉपर वे में अरेंज किया और साथ ही उनका कुछ ना कुछ हमने रोल दे दिया, उन्हें कुछ ना कुछ काम दे दिया. तब वो जो वर्ड्स हैं वो इकट्ठे होकर हमें एक सेंटेंस देंगे, हमें कंप्लीट मीनिंग वाला सेंटेंस देंगे. तो इसे आप एक एग्जाम्पल से समझिए. हमने रैंडमली कुछ वर्ड्स उठा लिए. आप स्क्रीन पर देखिए, मैंने 3 वर्ड्स के एग्जाम्पल्स लिए हैं. पहला वर्ड है हिट. हिट यानी मारा. फिर कमल जो कि एक पर्सन का नाम है. फिर है भुवन, ये भी एक पर्सन का नाम है. नाउ दे आर जस्ट वर्ड्स, दे डोंट रियली टेल अस समथिंग. ओके, हिट है, कमल है, भुवन है, 3 अलग अलग सेपरेट वर्ड्स हैं और ये जो है हमें इसके बारे में, इन तीनों को पढ़ के कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमें कुछ नहीं पता चल रहा, कोई मीनिंग हमें इससे क्लियर नहीं हो रहा. बट एज सून एज वी असाइन ईच वर्ड अ रोल, अ पार्ट ऑफ स्पीच, लेकिन जैसे ही हम हर एक वर्ड को पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से कोई काम दे देते हैं एंड पुट देम इनटू अ सेंटेंस, वी एक्चुअली गेट समथिंग मीनिंगफुल. जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक वर्ड का कुछ ना कुछ काम होता है और उसी के हिसाब से उसका नाम हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, तो पहले हम इसका काम के हिसाब से इसका नाम जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम्पल से हिट, कमल, भुवन. चलिए अब हम इन्हें एक काम दे देते हैं. ठीक है, क्या काम दे दिया, अब आप देखिए स्क्रीन पर, मैंने इन्हें काम दे दिया. मैंने कमल को कह दिया कि भी आप तो हो सब्जेक्ट यानी कि डूअर, करता, और हिट हो गया हमारी वर्ब और भुवन हो गया हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि रिसीवर.
तो इसे हमने अरेंज कर दिया कमल हिट भुवन के हिसाब से एक मीनिंगफुल वे में। ये बन गया हमारा सेंटेंस। पहले हिट कमल भुवन ऐसे रैंडमली बस वर्ड्स पड़े थे, उनका कोई मीनिंग निकल के नहीं आ रहा था। लेकिन अब हमने जब कमल को एक सब्जेक्ट के रूप में रखा, हिट को एक वर्ब के रूप में रखा और भुवन को ले लिया एक ऑब्जेक्ट के रूप में, तो इसका मतलब हमने इन तीनों वर्ड्स को सेंटेंस में कोई ना कोई काम असाइन कर दिया, कोई ना कोई रोल असाइन कर दिया। ठीक है, सब्जेक्ट का, वर्ब का, फिर ऑब्जेक्ट का, क्योंकि यही स्ट्रक्चर रहता है दरअसल इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंसेस को बनाने का। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, जब ये तीनों अरेंज हो गए, इनको अपना अपना, इन तीन रैंडम वर्ड्स को अपना अपना काम मिल गया, तो ये बन गया हमारा सेंटेंस। अब if we change the role or part of speech of a word, the meaning can become completely different. अब ये तो देखिए एक काम हमने असाइन किया, हम ऐसा करते हैं इन्हीं वर्ड्स को जो काम है इनका चेंज करके देखते हैं, तो देखिए क्या फ़र्क पड़ता है। अब हमने काम चेंज कर दिया, हमने भुवन को बना दिया सब्जेक्ट, हिट हमारा वर्ब ही है, और कमल को हमने बना दिया ऑब्जेक्ट। भुवन हिट कमल, क्या मीनिंग चेंज हो गया? देखिए पहले सेंटेंस में हमारा बना था कमल हिट भुवन, यानी कमल ने भुवन को मारा। जब कमल एज सब्जेक्ट एक्ट कर रहा था, हिट वॉज वर्ब, और भुवन जो था वर्ड हमारा वो था एक ऑब्जेक्ट। लेकिन अब जब हमने इसका सीक्वेंस चेंज कर दिया, इसका जो रोल था पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो चेंज कर दिया, तो हमारा मीनिंग देखिए एंटायरली चेंज हो गया। नाउ भुवन हिट कमल, अब भुवन ने कमल को मारा। सो यू सी the role of the word in a sentence, which part of speech it is, actually helps to understand the sentence. तो जब हम एक part of speech के रूप में किसी भी word को पढ़ते हैं, तो हमें sentence का meaning बहुत ही अच्छे से clear हो जाता है, और इस तरह से हमारी parts of speech की definition निकल के आती है। आप देख सकते हैं अपनी screens पर, a name given to a word based on its job in a sentence is called part of speech. इसे आप ठीक ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, यदि वो पढ़ाने का काम कर रहा है, हिज जॉब इज टीचिंग, ओके, तो वो एक टीचर है। अनदर वन कैन बी अ डॉक्टर और अ लॉयर एंड सो ऑन। सिमिलरली इन इंग्लिश ग्रामर अ वर्ड कैन बी अ नाउन, अ प्रोनाउन, अ वर्ब, एन एडजेक्टिव एटसेट्रा, डिपेंडिंग ऑन द जॉब इट डज इन अ सेंटेंस। और इन्हें पढ़ना, इनके बारे में समझना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी सेंटेंसेस हैं इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही बन रहे हैं। तो अगर आप ये जान जाएंगे कि व्हाट दे मीन, कि उनका सेंटेंस में क्या रोल है, क्या फंक्शन है, तो आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज सीखना, इंग्लिश ग्रामर सीखना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो बेसिकली इंग्लिश ग्रामर में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ओके। दे आर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। दीज आर मेंशन्ड हियर ऑन योर स्क्रीन। अब हम एक एक करके इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर and come to the first part of speech, that is noun, यानी संज्ञा। अब noun क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो। A noun is the name of a person, place, animal, thing, quality, feeling और idea। अब ये जो है ये आपको पता ही है कि नाउन जो है वो नेमिंग वर्ड्स होते हैं, मीन्स किसी भी चीज़ का, कौन सी चीज़, एक पर्सन हो सकता है, एक प्लेस हो सकती है, एनिमल हो सकता है, कोई बर्ड हो सकता है, कोई थिंग यानी कि कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, क्वालिटी किसी की कोई विशेषता हो सकती है, फीलिंग हो सकती है किसी के प्रति कोई इमोशन हो सकता है, इवन कोई आइडिया भी हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट, ओके। तो ये सब के सब जो चीज़ें हैं इन्हें हम नाउन बोल देते हैं, इनका कोई ना कोई नाम होता है जिसे हम नाउन बोल देते हैं। एग्जाम्पल से आप और अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल इज नेहा गोज टू स्कूल डेली। अब नेहा यहाँ पर नेम ऑफ अ पर्सन है तो ये नाउन है, स्कूल यहाँ पर नेम ऑफ अ प्लेस है तो ये नाउन है। स्पैरोज आर फ्लाइंग, स्पैरोज यहाँ पर नेम ऑफ बर्ड, ओके, ये हो गया तो ये भी नाउन है। आई हैव मैनी पेन्स,
पेन्स यहाँ पर है ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स, ओके। तो ये भी थिंग का नाम हो गया पेन्स, तो ये भी नाउन है। फिर है करेज, वन हिम, ऑनर। करेज और ऑनर ये दोनों ही क्वालिटीज़ हैं, तो यहाँ पर ये भी क्या हो गई, नाउन्स। अब ये तो हुई नाउन की डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि दरअसल नाउन एक सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट। अब देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो अब जैसे कि जूनियर क्लासेस के हिसाब से नहीं पूछा जाएगा आपसे कि भी इसके अंदर जो है नाउन क्या है ये बताओ, और उसमें आपको सीधा सीधा मिल जाएगा कि किसी भी पर्सन का नाम है तो प्रॉपर नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन। नहीं, ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको, मिलेंगे थोड़े अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस, ओके। फंक्शन क्या है नाउन का ये जानना होगा, और इसी तरह से आगे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इनका फंक्शन क्या है सेंटेंस में ये जानना होगा, तभी आप अपने एग्जामिनेशन के जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और इसी तरह से आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब आप बैठेंगे तो उसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी इसी तरीके पर बेस्ड होते हैं। तो इसीलिए सिर्फ नाउन को इतना कहकर छोड़ देना कि दीज आर जस्ट नेमिंग वर्ड्स, ओके, और फिर उसके बाद हम आगे चले, इतना काफ़ी नहीं है। तो थोड़ा सा और इसे क्लियर करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि नाउन का फंक्शन क्या है, और ये समझने के बाद आप नाउन को इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे किसी भी सेंटेंस में। तो आप देखिए आपकी स्क्रीन पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, मदर कुक्स फूड। मैंने आपको बताया कि नाउन जो है सेंटेंस में या तो वो एक सब्जेक्ट के रूप में एक्ट करता है या वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में एक्ट करता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है मदर, ओके, और ऑब्जेक्ट है फूड। सब्जेक्ट का मतलब मैंने आपको बताया था कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से वीडियो है, मैं आपको सब्जेक्ट का मीनिंग भी यहाँ पर बताऊंगी। सब्जेक्ट का मतलब हिंदी के हिसाब से अगर हम समझें तो ये होता है कर्ता, यानी कि डूअर, करने वाला। क्या करता है कर्ता? जी हाँ, वो कोई ना कोई एक्शन करता है, क्रिया करता है। तो मदर यहाँ पर करता है जो कि क्या कर रही है, कुक्स, ओके, कुकिंग। ये कुक जो है ये वर्ब हो गया हमारा, राइट। और इसका असर किस चीज़ के ऊपर पड़ा, क्या कुक कर रही है, तो वो कुक कर रही है फूड। फूड यहाँ पर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, यानी कि रिसीवर, यानी कि कर्म। तो मदर और फूड जो कि यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं, ओके, दोनों ही हमारे क्या हैं, नाउन। आप किसी भी सेंटेंस को उठाकर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि नाउन जो है वो एक सेंटेंस में या तो आपका सब्जेक्ट होगा या आपका ऑब्जेक्ट होगा। फिर दूसरा जो आपके पास तरीका है उसे पहचानने का वो ये तो है ही कि इट इज़ अ नेमिंग वर्ड, कि वो किसी ना किसी चीज़ का, किसी भी प्राणी का, वस्तु का, स्थान का, ठीक है, किसी भी फीलिंग का, इमोशन का, भाव का नाम होता है। तो अब इन दो तरीकों के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी डाउट रहा होगा नाउन को आइडेंटिफाई करने में। अब हमारा नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है प्रोनाउन, यानी सर्वनाम। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच रिप्लेसेस अ नाउन, ओके। बहुत ही आसान है कि नाउन की जगह जिस वर्ड को यूज किया जाता है वो है प्रोनाउन, यानी सर्वनाम। अब आप सोचेंगे कि नाउन का यूज कर तो लिया, उसे रिप्लेस करने की क्या जरूरत है, ओके, क्यों करें हम प्रोनाउन का यूज। तो इसके लिए आप पहले ये सेंटेंसेस देखिए, आपकी स्क्रीन पर मैंने 3 सेंटेंसेस दिए हैं। लेट्स रीड। काव्या इज अ गुड गर्ल। काव्या गोज टू मार्केट विथ काव्याज मदर। काव्या लव्स काव्याज मदर वेरी मच। अब हम जब ये सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं तो ये काव्या जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है। क्या ये आपको कुछ अटपटा नहीं लग रहा? तो चलिए अब हम इन सेंटेंसेस को इस तरीके से पढ़ते हैं, यहाँ प्रोनाउन रिप्लेस करके देखते हैं नाउन की जगह। काव्या इज अ गुड गर्ल। शी गोज टू मार्केट विद हर मदर। शी लव्स हर मदर वेरी मच। तो डज इट नॉट साउंड मोर नेचुरल टू यू? क्या आपको ये सुनने में, पढ़ने में थोड़ा अच्छा सा नहीं लगा? मोर साउंड, ओके। अब देखिए ये जो काम है ये काम किसने किया हमारे लिए कि ये साउंड्स नेचुरल हो रहा है, बहुत अच्छा सा सुनने में लग रहा है, ये काम हमारे लिए किया हमारे प्रोनाउंस ने। अब देखिए जो नाउन का मेन फंक्शन है वो क्या हुआ, इट अवॉइड्स द रेपिटेशन ऑफ नाउन्स, ओके। हम नाउन्स की जो रेपिटेशन है उसे अवॉइड करते हैं, किससे, किसको यूज करके, प्रोनाउन को यूज करके, एंड इट साउंड्स मोर नेचुरल टू अस टू, ओके। अब जैसा कि मैंने आपको नाउन के बारे में बताया था कि जो नाउन है वो सेंटेंस में क्या क्या फंक्शंस प्ले करता है, क्या क्या रोल दिया है हमने नाउन को। जी हाँ, या तो वो एक्ट करता है एज अ सब्जेक्ट या वो एक्ट करता है एज एन ऑब्जेक्ट। तो ठीक इसी तरह से
जब हम नाउन को प्रोनाउन से रिप्लेस करते हैं, नाउन की जगह प्रोनाउन को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो प्रोनाउन को भी दो तरीके से हम पढ़ सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। एग्जाम्पल में देखिए, जो वर्ड है शी, दैट इज रिप्लेस्ड विद काव्या। वो काव्या जो था वो सब्जेक्ट पोजीशन में था और शी यहाँ पर ये भी सब्जेक्ट पोजीशन में है, तो यहाँ पर शी हो गया आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन। सिमिलरली काव्याज मदर, काव्याज के हिसाब से हमने यहाँ पर क्या रिप्लेस किया है, हर हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया है काव्याज की जगह पे, जो कि एक ऑब्जेक्ट पोजीशन में है, तो हर हो गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो इस तरह से हम देखें तो प्रोनाउंस जो हैं वो दो तरह से होते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउंस और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। पहले सब्जेक्ट प्रोनाउंस पढ़ लेते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउंस आर आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट। एंड टू रिप्लेस द नाउन इन ऑब्जेक्ट पोजिशन वी यूज मी, अस। अब देखिए, आई के लिए हम यूज करेंगे मी को, फिर वी के लिए हम यूज करेंगे अस को, यू के लिए यू को, दे के लिए देम को, ही के लिए हिज को, शी के लिए हर को और इट के लिए इट को। Now remember that pronoun replaces a noun to avoid repetition and to make our speech sound more natural. Next is adjective. अब विशेषण क्या है? विशेषण जो है ये आपने बहुत पहले से पढ़ा है, अच्छे से आप समझते हो इसे। These are describing words. They tell us about the qualities of nouns and pronouns or provide some additional information about them. तो नाउन्स की और प्रोनाउंस की जो क्वालिटीज़ हैं, जो विशेषताएं हैं, उनके बारे में डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स को, उनके बारे में हमें और ज़्यादा बताने वाले वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो या तो ये नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज़ बताते हैं या हमें उनके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अतिरिक्त जानकारी प्रदान करते हैं। आप एग्जाम्पल से देखिए, रमेश इज ब्रेव, रमेश बहादुर है, तो ये रमेश की विशेषता है। रमेश यहाँ पर क्या है, नाउन है। जो बहादुर है वो उसकी क्या है, विशेषता। तो रमेश इज ब्रेव। सिमरन इज क्लेवर, सिमरन की क्या विशेषता है कि वो क्लेवर है, तो क्लेवर जो है वो क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव। फिर इसी तरह से आई हैव मैनी पेन्स, मेरे पास बहुत सारे पेन्स हैं, तो यहाँ पर पेन्स की कोई विशेषता तो खैर ये नहीं है कि भी मैनी, तो ये क्या है, ये है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट पेन्स की। मेरे पास पेन्स एक या दो नहीं है, मेरे पास बहुत सारे पेन्स हैं। तो इस तरह से एडजेक्टिव्स हुए हमारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जो हमें बताते हैं नाउन्स और प्रोनाउंस की क्वालिटीज़ के बारे में, या हमें देते हैं उनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच पे, जो कि है वर्ब, मतलब क्रिया, यानी कोई भी काम। अब मैं ये कहूँगी कि जो वर्ब्स हैं हमारी इंग्लिश ग्रामर में, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। अब पहले तो देखिए कि वर्ब्स हैं क्या। आपने वैसे ये हमेशा ही पढ़ा होगा, जैसे जूनियर क्लासेस से ही, कि वर्ब्स जो हैं वो होते हैं एक्शंस। मीन्स कोई भी काम जब हम करते हैं तो वो क्रिया होती है, एक्शन जो है वो वर्ब होता है, या कोई भी ऐसे वर्ड्स जो एक्शन को डिनोट करें वो वर्ब्स होते हैं। यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि इसके साथ आप एक चीज़ और ऐड कर लीजिए कि वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन और स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने दोनों ही वर्ड्स को जो है थोड़ा सा अलग कलर में लिखा है, ब्लू कलर में लिखा है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस की बजाय, एक्शन और स्टेट। यानी कि यहाँ पर दो चीज़ें बताई जाएंगी, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो या तो एक्शन करेगा या उस सब्जेक्ट की जो स्टेट है, स्टेट का मतलब सिचुएशन, अवस्था, उसके बारे में पता चलेगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा वर्ब। एग्जाम्पल्स देखिए, अभिनव प्लेज टेनिस। अब यहाँ पर जो प्लेज है वो वर्ब है, नो डाउट। यहाँ पर एक एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, काम किया जा रहा है कि अभिनव जो है वो टेनिस खेलता है। प्ले ये वर्ड एक्चुअली वर्ब है, एस लगाकर हमने इसका टेंस बना दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से। खैर आप डीप में मत जाइए, अभी आप यहीं पर रहिए कि अभिनव प्लेज टेनिस, तो प्लेज यहाँ पर क्या हो गया हमारा वर्ब। क्लियर, ये एक्शन है, दैट्स इट, इसलिए प्लेज हो गया वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अभिनव इज 11 years old।
अब यहाँ पे अभिनव जो है वो 11 साल का है। यहाँ पर अभिनव कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, अभिनव यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा। ये क्या है? इज यहाँ पर वर्ब है, ये मैंने अलग कलर में लिखा है, ये इसका मतलब वर्ब तो है ही। तो ये कैसे है वर्ब, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आप समझ सकते हो कि ये जो इज के हिसाब से मैंने यहाँ पर वर्ब अप्लाई किया है, ये है अभिनव की सब्जेक्ट की स्टेट, उसकी सिचुएशन, उसकी अवस्था कि ही इज 11 ईयर्स ओल्ड। ये जो वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, ओके। बी की फॉर्म्स हैं ये, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब हम डिटेल में वर्ब्स के चैप्टर में पढ़ेंगे। और वैसे मैंने टेंस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, मैंने उसमें भी इन सबको बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया है, आप वो देख सकते हो। तो अभिनव इज 11 ईयर्स ओल्ड के हिसाब से इज जो है ये एक वर्ब है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है, और ये सिचुएशन यानी कि स्टेट को डिस्क्राइब करता है सब्जेक्ट की। ठीक इसी तरह से मैंने नेक्स्ट सेंटेंस लिया है, आई एम अ टीचर। यहाँ पर एम जो है ये फिर से वही बी की फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब है, ये एक सिचुएशन है, ये एक एस्पेक्ट है कि मैं एक टीचर हूँ, ये एक स्टेट बता रही है। तो यहाँ पर इज और एम ये दोनों ही वर्ब्स हैं। और इसी तरह से फिजिकली अगर हम बात करें तो फिजिकल एक्शन के हिसाब से प्लेस भी यहाँ पर वर्ब है। तो अब मुझे लगता है कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे वर्ब्स को। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि वर्ब्स जो है वो सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। मैं आपको और अच्छे से इसको क्लियर करती हूँ इस बात को कि क्यों कहा था मैंने ऐसा कि वर्ब्स हमारे लिए इंग्लिश ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंट हैं। वो रीज़न ये था कि एवरी सेंटेंस इन इंग्लिश मस्ट हैव अ वर्ब, ओके। यू कैन नॉट हैव सेंटेंसेस विदाउट वर्ब्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में आप वर्ब्स के बिना सेंटेंसेस बना ही नहीं सकते। इनफैक्ट मैं आपको एक और बात बताऊं, केवल वर्ब से भी, एक सिंगल वर्ड वर्ब से भी सेंटेंस बन सकता है। कैसे? जैसे हमने बोल दिया गो, कम। गो का मतलब जाओ। अब एक सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है कि भी जाओ, एक आज्ञा दे दी जाओ। कम, ये भी एक सेंटेंस है, आओ। कौन जाएगा, कौन आएगा, वो अंडरस्टूड होता है कि सब्जेक्ट यू के हिसाब से। तो वो फर्दर जब एक्सप्लेन किया जाता है सेंटेंसेस को तो उसमें बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो बात मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये सिग्निफिकेंस रखती है कि जो वर्ब है वो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसका दूसरा रीज़न ये है कि जब भी हमें टेंस पढ़ना होता है, ओके, तो ओनली वर्ब्स हैव टेंसेस, हम वर्ब्स को यूज़ करते हैं। आई एम श्योर यू नो अबाउट प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, and that is how we study different times, and to do that we change the forms of verbs. So verbs are really important, okay. So now comes this adverb यानी क्रिया विशेषण। अब यदि मान लीजिए मैं आपसे ये कहूँ कि what are adverbs, तो आप यही बोलोगे कि क्योंकि इसके अंदर verb लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये ऐड करते हैं वर्ब के बारे में, मीन्स ये हमें वर्ब की क्वालिटी बताते हैं या कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन नहीं, ये केवल हाफ डेफिनेशन है। आप कंप्लीट डेफिनेशन देखिए अपने स्क्रीन पर। एडवर्ब्स आर वर्ड्स विच टेल अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड ऑफ अनदर एडवर्ब और प्रोवाइड सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट देम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण न सिर्फ हमें वर्ब की क्वालिटी के बारे में बताते हैं, बल्कि ये किसी एडजेक्टिव और किसी अनदर एडवर्ब, किसी और एडवर्ब की क्वालिटी के बारे में भी बताते हैं, या उनके बारे में, वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब के बारे में हमें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं। आप इसे और अच्छे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं। राज वर्क्स हार्ड इज द फर्स्ट एग्जाम्पल, ओके। तो यहाँ पर राज वर्क्स हार्ड, हार्ड जो है ये थोड़ा डिफरेंट कलर में मैंने मेंशन किया है। ये यहाँ पर एडवर्ब है यानी क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पर जो हार्ड है ये किसकी विशेषता बता रहा है? राज की विशेषता बता रहा है। राज हार्ड है? नहीं। तो क्या? राज वर्क्स हार्ड यानी कि वर्क्स की विशेषता, यानी कि वर्ब की विशेषता, वर्ब जो वर्क्स है उसकी विशेषता बता रहा है हार्ड, ओके, कि राज मेहनत करता है, कठिन परिश्रम करता है, राइट। तो वर्क्स की जो क्वालिटी है वो क्या है? हार्ड, ना कि राज की क्वालिटी। अगर ये राज की क्वालिटी होती तो ये क्या होता बताइए? जी हाँ, ये होता एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पर जो हार्ड है ये किसकी क्वालिटी है? वर्क्स की, एंड वर्क्स इज अ वर्ब। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर एडवर्ब, सिंपल। अब सेकेंड सेंटेंस में देखिए, राज इज अ वेरी गुड बॉय। यहाँ पर वेरी जो है ये किसके लिए आया है? गुड के लिए, वेरी गुड, ओके। तो गुड क्या है?
गुड आपको पता ही है, गुड किसके लिए आया है? गुड आया है राज के लिए, ओके, जो कि ये क्या है? नाउन। तो गुड हो गया हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव बिकॉज इट इज डिस्क्राइबिंग अबाउट राज, ओके। और वेरी किसके आगे लगाया हमने? किसकी क्वालिटी, मतलब केवल गुड नहीं है, वो वेरी गुड है, ओके। तो वेरी जो है वो और भी ज़्यादा डिफाइन करता है, और भी ज़्यादा डिस्क्राइब करता है किसे? गुड को। एंड गुड हियर इज एन एडजेक्टिव, ओके। तो ये है जो वेरी है, ये हमारा फिर से यहाँ पर क्या हो गया? एडवर्ब। आप देख सकते हैं कि एडवर्ब्स को आइडेंटिफाई करना कितना इजीली मैं आपको समझा रही हूँ। फर्स्ट सेंटेंस में हमने देखा कि वर्ब की क्वालिटी बता रहा था, वर्क्स की क्वालिटी बता रहा था, तो हार्ड एडवर्ब हो गया। सेकंड सेंटेंस में आपने देखा कि वेरी जो है वो गुड की क्वालिटी बता रहा है, गुड यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, तो फिर से वेरी यहाँ पर क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। और ठीक इसी तरह से थर्ड सेंटेंस में आप देखिए, राज वर्क्स वेरी हार्ड। अब यहाँ पर वेरी जो है वो किसके आगे लगाया हमने? हार्ड के आगे। वेरी किसकी क्वालिटी बता रहा है? हार्ड के बारे में और ज़्यादा अच्छे से डिफाइन कर रहा है। और हार्ड क्या है? ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट एग्जाम्पल में जस्ट अभी देखा है कि हार्ड यहाँ पर एक एडवर्ब है, ओके। तो वेरी जो है वो अनदर एडवर्ब हार्ड की क्वालिटी बता रहा है। तो इस तरह से हमारी जो डेफिनेशन है और जो आइडेंटिफिकेशन है एडवर्ब की, वो क्लियर हो जाती है कि एडवर्ब जो है वो एक वर्ब की या एक एडजेक्टिव की या किसी भी और एडवर्ब की क्वालिटी बताता है या उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे पार्ट ऑफ स्पीच पर, एंड दैट इज प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन को हिंदी में बोलते हैं संबंध बोधक अव्यय या पूर्वसर्ग। इंग्लिश में देखिए प्रेपोजिशन। अब देखिए इस वर्ड को अगर हम स्प्लिट करें टू पार्ट्स में, प्रे मीन्स PRE प्री, और पोजिशन, पोजिशन का मतलब स्थान, और प्री का मतलब पहले। किसके पहले? किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले। तो लेट्स सी द डेफिनेशन। Preposition is the word or a group of words that is generally placed before a noun or a pronoun to express its relation with other part of the sentence. तो preposition क्या हुआ? ये एक ऐसा word या group of words हो गया जिसे कि noun या pronoun के आगे लगाएंगे, ओके। और क्या करेगा ये उस noun और pronoun का जो relation है वो sentence के बाकी part के साथ दिखाएगा, ओके। तो ये काम होता है प्रेपोजिशन का। तो प्रेपोजिशन की आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पर आपके पास दो तरीके हो गए। फर्स्ट इज कि इट इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन, एंड सेकंड इज कि क्या काम करता है ये? इट एक्सप्रेसेस, क्या ये रिलेशन एस्टैब्लिश करता है, रिलेशन बनाता है, दिखाता है, ठीक है, किसके साथ? नाउन और प्रोनाउन का सेंटेंस के बाकी पार्ट के साथ, ओके। एग्जाम्पल्स देख लीजिए कौन कौन से प्रेपोजिशंस हैं। इन, इनटू, on, onto, up to, for, with, without, within, at, through, before, after, etc. तो ये सभी prepositions हैं। They tell us about information about time, place and position. Preposition पर हम एक और वीडियो बनाएंगे और उसके अंदर और डिटेल में आपको इनके सबके फंक्शंस क्लियर करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक इज conjunction. Now, what is conjunction? Conjunction is a word or a group of words that connects. इस कंजंक्शन वर्ड में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जंक्शन जो है ये एक वर्ड है, ओके। जंक्शन, जंक्शन का मतलब क्या होता है? जंक्शन का मतलब होता है ज्वाइन करना। आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पर जैसे जंक्शन लिखा हुआ होता है, क्यों लिखा हुआ होता है? क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेन्स को, इंजन्स को ज्वाइन करते हैं, ओके। तो जंक्शन यानी कि कनेक्टिंग वर्ड्स जो हैं, ज्वाइनिंग वर्ड्स जो हैं, वो क्या होते हैं? कंजंक्शंस होते हैं। अब देखते हैं कि ये कंजंक्शन जो है ये किसे कनेक्ट करता है, किसे जोड़ता है, किसे ज्वाइन करता है। तो कंजंक्शन जो है मैं कहूँगी एक बहुत ही ऑनेस्ट जो है एक जैसे हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये वर्ड को वर्ड से जोड़ेगा, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ेगा, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ेगा और सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ेगा। अब देखिए कैसे ये वर्ड को वर्ड से कैसे जोड़ता है और जो है फ्रेज को फ्रेज से कैसे जोड़ता है, क्लोज को क्लोज से कैसे जोड़ता है, सेंटेंस को सेंटेंस से कैसे जोड़ता है, ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी एग्जाम्पल के साथ। लेकिन एक और बात मुझे अभी ध्यान आई कि कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रेपोजिशन और कंजंक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, ओके। क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं ये उनको एक जैसे लगते हैं, लेकिन फिर से हम आते हैं इनके फंक्शन पे, ओके, कि फंक्शन क्या है। मैंने आपको प्रेपोजिशन के लिए क्या बताया था कि ये रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं और ये किस किस के बीच में
रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं, जोड़ते हैं, नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन जोड़ते हैं ये सेंटेंस के बाकी पार्ट के साथ, ठीक है। लेकिन कंजंक्शन जो है, मैंने आपको बताया, बहुत ही ऑनेस्ट वर्ड्स हैं, ये आपस में एक जैसे चीज़ों को जोड़ेंगे, वर्ड को वर्ड से, फ्रेज को फ्रेज से, क्लोज को क्लोज से, सेंटेंस को सेंटेंस से। अब आप एग्जाम्पल देखिए कि कैसे हम प्रेपोजिशन और कंजंक्शन का जो डिफरेंस है वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एग्जाम्पल इसके लिए लिया है मैंने, आप देखिए स्क्रीन पर, आई विल मीट हिम एट हिज होम और एट हिज ऑफिस। अब यहाँ पर हमें अगर ये आइडेंटिफाई करना आ जाए कि इसमें प्रेपोजिशन क्या है और कंजंक्शन क्या है, तो आप कैसे करोगे? बस आपने यही रूल अप्लाई करना है जो मैंने जस्ट अभी आपको इनका फंक्शन समझाया है। क्या है वो? देखिए, आई विल मीट हिम एट हिज होम और एट हिज ऑफिस। इस सेंटेंस में कि भी या तो मैं उसे उसके घर पर मिलूंगी या उसे उसके ऑफिस पर मिलूंगी। तो एट हिज होम, एट हिज ऑफिस, ये दोनों यहाँ पर फ्रेज हो गई। ओके, अब फ्रेज क्या है आप ये सोचोगे, तो फ्रेज भी दरअसल एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता एक सेंटेंस की तरह से। ओके, तो ये हो जाता है हमारा फ्रेज। तो एट हिज होम ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, एट हिज ऑफिस ये भी प्रेपोजिशनल फ्रेज है, तो यहाँ पर एट हो गया प्रेपोजिशन। अब क्योंकि ये दोनों फ्रेज हो गए और इन दोनों फ्रेजेस को जोड़ा किसने है? और ने, तो और यहाँ पर क्या हो गया हमारा? कंजंक्शन। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, और अब आप आगे कभी कंफ्यूज नहीं होगे प्रेपोजिशन और कंजंक्शन के बीच में। नाउ वी कम टू आवर लास्ट टॉपिक एंड दैट इज इंटरजेक्शन। नाउ इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक। Interjections are used to express sudden feelings or emotions that originate due to sudden joy, grief, surprise, etc. यानी कि जब भी आपके मन में अचानक से कोई फीलिंग, अचानक से कोई भाव प्रकट हो, खुशी का, डर का, या आप अचानक से चौंक जाएं, तो ऐसे सेंटेंसेस में इंटरजेक्शंस यानी विस्मयादि बोधक यूज किए जाते हैं, और इसे हम एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से दिखाते हैं। यानी कि जो भी हमारा इंटरजेक्शन है उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना होता है। आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कैसे लगाना होता है। अब इसके एग्जांपल्स देख लीजिए। तो सबसे पहले एक्सप्रेशंस ऑफ जॉय, जब आप खुशी से एकदम से चौंक जाओ तो आप क्या बोलते हो? हुर्रे, ग्रेट, वाओ, ब्रेवो, थैंक्स अ लॉट। तो ये सभी क्या है? एक्सप्रेशंस ऑफ जॉय। सिमिलरली वी हैव एक्सप्रेशंस ऑफ ग्रीफ, एलास, oh my god, so sorry, oh no। ये सब क्या है? ये एक दुख वाली फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये सभी इंटरैक्शंस हैं ग्रीफ के लिए। अब है एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज, व्हाट, अमेजिंग, फैंटास्टिक, वाओ, इज इट। तो ये सभी हमारे सरप्राइज वाले एक्सप्रेशंस हैं। फिर है एक्सप्रेशंस ऑफ कंसेंट, सर्टेनली, श्योर, प्लीज़। कई बार क्या होता है कि कोई हमसे कुछ पूछता है और हम उसे तुरंत जैसे जवाब देते हैं कि भी ये क्या पूछ लिया, तो हम जल्दी से फिर उसका क्या एग्जाम्पल देते हैं। सपोज कीजिए कि भी आपके पास कोई पेन है और आपके साथ जो भी कोई आपका फ्रेंड है वो कहता है क्या मैं आपका पेन ले लूँ, तो आप कहोगे सर्टेनली, श्योर, प्लीज़, आप ले सकते हो। तो इस तरह से ये हो गया एक्सप्रेशन ऑफ कंसेंट। अब लास्ट में है हमारे एक्सप्रेशंस ऑफ मिस्टेक। मिस्टेक कैसे? कि जैसे मान लीजिए कोई गलती हो जाए आपसे करते करते अनइंटेंशनली, और फिर आप उसके बाद क्या बोलोगे? ओह, ऊप्स, माय गॉड, नो। ओके, और इन सभी के आगे हमने लगाया है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो ये थे हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब चलिए एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो एग्जाम में जैसे मान लीजिए क्वेश्चंस कैसे आएंगे आपके पास, नेम द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ ईच इटैलिसाइज्ड वर्ड के हिसाब से आपके पास क्वेश्चंस आएंगे कि आगे आपको कुछ सेंटेंसेस दे रखे होंगे और उनमें कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो इटैलिसाइज्ड होंगे, यानी कि इटैलिक्स में होंगे। इटैलिक्स आप समझते हैं कि देखिए ये जो सामने आपकी स्क्रीन पर सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो थोड़े से तिरछे, स्लैंटिंग वे में लिखे हुए हैं। ओके, दोज आर इटैलिसाइज्ड वर्ड्स। पहले आप एक्सरसाइज रीड कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई हैव अ पेन एंड अ मोबाइल, तो यहाँ पर एंड क्या है? हुर्रे, वी हैव वन द मैच, यहाँ पर हुर्रे क्या है? टुडे आई एम वेरी हैप्पी, वेरी क्या है? द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन क्या है? द सोल्जर वॉज ब्रेव, वॉज यहाँ पर क्या है? दिस इज अ टेम्पल, यहाँ पर टेम्पल क्या है? प्रीति इज माई बेस्ट फ्रेंड, माई यहाँ पर क्या है? एंड इट्स अ ब्यूटिफुल गार्डन, तो यहाँ पर ब्यूटिफुल क्या है? ये इसके सॉल्यूशंस हैं, मैंने आपके लिए प्रोवाइड किए हैं। एंड कंजंक्शन के रूप में यूज़ हुआ है।
ओके फिर हुर्रे इंटरजेक्शन, वेरी एडवर्ब, ऑन preposition, was verb, temple noun, my pronoun and beautiful is used as adjective. अब ये था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में. मैंने बहुत ही डिटेल में आपको डिस्क्राइब किया और अब मुझे ऐसा लगता है कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच इन अ सेंटेंस. Thanks a lot for watching my video and please like, share and subscribe my channel.